नमस्कार। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम है निवेदिता वालिया। केमीएस कॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम अपनी पाठ्य पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। 10वीं कक्षा तक आपने भाषा और साहित्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है, 11वीं कक्षा में हम अब कुछ नई विधाओं से परिचित होंगे। तो पाठ का अध्ययन करने से पहले हम अनुक्रमणिका की ओर बढ़ते हैं। कोरोना के कारण जो स्थिति बनी हुई है उसे देखते हुए महाराष्ट्र बोर्ड ने 11वीं कक्षा का 25% सिलेबस जो है आपका रिड्यूस किया है, मतलब कम किया है। हम पहले उसी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो अनुक्रमणिका में चौथा लेसन है, मेरा भला करने वालों से बचाएं। इसे इस वर्ष, केवल इस वर्ष जो है वो आपके सिलेबस से कम किया गया है, लेकिन जो इसका व्याकरण भाग है उसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला लेसन है कलम का सिपाही। फिर आता है लेसन नंबर 9 गज़लें, जिसके 2 भाग हैं, दोस्ती और मौजूद। फिर लेसन आता है सहर्ष स्वीकारा है, एक नई कविता है। इसे भी आपके सिलेबस से इस वर्ष के लिए कम किया हुआ है। व्यवहारिक हिंदी की ओर जब हम बढ़ेंगे तो इसमें जो आपका आखिरी लेसन है, नई अध्ययन नई दृष्टि, इसे भी जो है वो इस वर्ष आपके सिलेबस से कम किया हुआ है। तो 5 लेसन जो है वो इस वर्ष आपकी अनुक्रमणिका से कम किए गए हैं। पहला लेसन जो है वो है प्रेरणा। दूसरा लेसन लघु कथाएं। तीसरा लेसन है 15 अगस्त। चौथा नहीं पढ़ना है। 5वां है मध्ययुगीन काव्य भक्ति महिमा, और इसका अ भाग है बाल लीला। फिर हम आएंगे 7वीं कविता स्वागत है। उसके बाद प्रतीकात्मक कहानी है तत्सत, ये पढ़ेंगे। लेसन नंबर 10, 10वां लेसन जो है महत्वाकांक्षा और लोभ, एक वैचारिक निबंध है, हमें इसे पढ़ना है। और फिर भारतीय का सपूत जीवन परक उपन्यास। इसके बाद जो आपकी अनुक्रमणिका में है एक विशेष अध्ययन हेतु विषय, जिसमें नुक्कड़ नाटक जो है वो उन्हें लिया गया है, और इन नुक्कड़ नाटकों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अ मौसम और आ अनमोल जिंदगी। तो ये जो 2 नाटक हैं, इसमें हमारे लेखक ने सामाजिक जो हमारी समस्याएं हैं उसे बताने की कोशिश की है। अगला जो विषय है आपका अनुक्रमणिका में वो आता है व्यवहारिक हिंदी। व्यवहारिक हिंदी में हमें पहले 3 लेसन पाठ जो हैं वो पढ़ने हैं। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं भाषण है। इसका अगला लेसन है समाचार जन से जनहित तक, एक लेख है। और अगला लेसन है रेडियो जाकी, जिसके जो साक्षात्कार है। तो ये व्यवहारिक हिंदी में जो इन विषयों को लिया गया है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को रोज़गार प्राप्त करने के किस तरह से हमें नए नए अवसर जो है वो हिंदी के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, इस विषय की जानकारी जो है वो इन पाठों के द्वारा दी गई है। तो अनुक्रमणिका की से पाठ का परिचय प्राप्त करने के उपरांत अब हम चलेंगे अपने पहली कविता, जिसका नाम है प्रेरणा, और कवि है त्रिपुरारी। पाठ नंबर 1 प्रेरणा, कवि त्रिपुरारी। सबसे पहले पढ़ेंगे कवि परिचय। त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से स्नातक शिक्षा, दिल्ली से स्नातक होता है बीए की शिक्षा
तथा स्नातकोत्तर शिक्षा, स्नातकोत्तर होता है एमए की शिक्षा, हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य, अध्यापन होता है पढ़ाने का, कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी की रचिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीच, यथार्थ होता है सच्चाई, बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। त्रिपुरारी को त्रिवेणी के रचयिता के रूप में पहचाना जाता है। ये हिंदी साहित्य की एक नई विधा है। अब पढ़ेंगे हम प्रमुख कृतियाँ। सबसे पहले कृतियाँ होता है, इन्होंने अपने आज तक जो है वो कौन कौन सी किताबें जो है वो लिखी हैं। तो सबसे पहले है नींद की नदी कविता संग्रह, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, सांस के सिक्के, त्रिवेणी संग्रह आदि। काव्य प्रकार, काव्य प्रकार मतलब प्रेरणा जो है एक कविता है, और ये साहित्य की कौन सी विधा है और इसमें लिखने का, कविता का, कवि का तरीका जो है वो कैसा है। तो काव्य प्रकार में त्रिवेणी का एक काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि त्रिवेणी जो है वो साहित्य की नई रचना के रूप में अपना पहचान जो है वो बहुत तेज गति से बनाती चली आ रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। त्रिवेणी में केवल कितनी पंक्तियां रहती हैं? 3 पंक्तियां। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना, कल्पना मतलब जो हम सोचते हैं, तथा यथार्थ जो सच्चाई है की अभिव्यक्ति होती है। इन पंक्तियों में जो हम कल्पना करते हैं और जो हमारे जीवन और जिसका संबंध किससे है, सच्चाई से है, उन पंक्तियों को यहाँ पर क्या किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं। मतलब कवि क्या कहना चाहता है, उन 2 पंक्तियों में वो बात क्या हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। और तीसरी पंक्ति, पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव और तीसरी पंक्ति जो है, जो 2 पंक्तियों में विचार छिपे रहते हैं, उसको नए तरीके के साथ क्या करती है, बताने की कोशिश करती है। सामायिक स्थितियों, जो समय के अनुसार हालात है, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता त्रिवेणी के का प्रमुख विषय है। काव्य परिचय। प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममतत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी, आपाधापी होता है भाग दौड़ में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। उजागर करना, प्रकाशित करना। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। तो ये कवि परिचय, प्रमुख कृतियाँ, इन सबको आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में आपसे इन विषयों से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिवेणी की ओर। तो पहली त्रिवेणी है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। भागदौड़ आज की ज़िंदगी में माता पिता को कभी कभी अपने बच्चों से अलग जो है वो रहना पड़ता है, क्योंकि कभी बच्चों को पढ़ाई के सिलसिले में या फिर अपनी नौकरी के कारण
अपने माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक माँ जो है अपने बच्चों से बिछड़कर किस तरह से दुखी रहती है और बच्चों के ना रहने से वो कैसी हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर कवि ने एक माँ की ममता का इन पंक्तियों में क्या किया है, परिचय जो है वो दिया है। कवि कहते हैं कि मेरी माँ बेवजह ही रोना शुरू करती है। कब? जब मैं उनसे फ़ोन पर बात करता हूँ। तो फ़ोन पर बात करने के बाद माँ जो है वो उनकी आवाज़ सुनते ही रोना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। और जब मेरी माँ से बात होती है और जब मैं माँ की ऐसी स्थिति को देखता हूँ तो मेरा मन भी क्या हो जाता है, दुखी होता है। तो जब मैं फ़ोन रख देता हूँ उसके बाद मैं स्वयं भी क्या होता हूँ, रोता हूँ। मतलब यहाँ पर कवि ने ये बताया है कि अपने परिवार से बिछड़ जाने के उपरांत व्यक्ति जो है विवश होकर किस तरह की ज़िंदगी जो है वो जीता है। सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। इस त्रिवेणी में कवि ने पिता के प्रेम को दर्शाया है कि पिता का प्रेम जो है वो किस तरह स्पष्ट होता है। पिता जो है वो ऊपर से कठोर और भीतर से नाजुक होते हैं। किस तरह? जैसे एक नारियल जो है वो ऊपर से कैसा रहता है, सख्त रहता है, लेकिन उसके भीतर जो है वो क्या रहती है, कोमल रहता है और नाजुक रहता है। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। कवि कहता है कि जब मुझे कभी अचानक कहीं चोट लग जाती है तो मेरे पिता जो हैं वो अचानक क्या हो उठते हैं, तड़प उठते हैं। क्यों तड़प उठते हैं? क्योंकि हर पिता में माँ की ममता का प्यार जो है वो छुपा हुआ होता है। वह भी उतने ही दयालु होते हैं जितनी कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों के प्रति दयालु रहती है। बच्चों को चोट लगते ही पिता भी क्या हो उठते हैं, तड़प उठते हैं। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को तो टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। इस त्रिवेणी में कवि का कहना है कि आज दौड़ भरी जिंदगी में माता और पिता इतने विवश हो जाते हैं कि उनकी जब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है तो विवश होकर माता और पिता दोनों को ही काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कवि कहते हैं कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ और मेरी दिन की शिफ्ट रहती है तो केवल रात के समय ही मैं अपने बच्चों से के साथ रह पाता हूँ। तेरी ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, और जब उसकी पत्नी की जो है वो शिफ्ट कब रहती है, कब वो शाम रात में रात में यदि उसकी शिफ्ट रहती है, रात में वो काम करने के लिए जाती है तो केवल दिन में ही अपने बच्चों से वो मिल पाती है। तो ऐसे समय में बच्चों को एक साथ माता और पिता का प्यार नहीं मिल पाता। उन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को भी प्यार जो है वो टुकड़ों में मिलता है। यह जीवन की सच्चाई है, क्योंकि आज की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए माता और पिता को
विवश होकर घर से बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है और इसका असर जो है उनके बच्चों को क्या होता है, प्राप्त होता है कि उन्हें अपने माता और पिता का स्नेह जो है वो एक साथ नहीं मिल पाता है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं डूबते वक्त, मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नज़रों का महज धोखा है। इस त्रिवेणी में कवि ने कहा है कि उगते हुए सूरज को हर आदमी क्या करता है, सलाम करता है। जिस तरह से किसी व्यक्ति को यदि हर जगह से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है तो वो समाज में क्या करता है, अपना नाम जो है वो स्थापित कर लेता है। हर व्यक्ति जो है वो उसके नाम को जानता है और उसे मानता है। लेकिन समय के अनुसार जिस तरह से सूरज सुबह उदय होता है और शाम के समय क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है, तो सूरज के अस्त होते ही हमें जो है वो सूरज को भुलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरज तो फिर दोबारा सुबह क्या होगा, अपने समय पर उदय होगा ही। उसी तरह से यदि जीवन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं तो हमें हर व्यक्ति की परिस्थिति को समझना है और उसका साथ देना है, क्योंकि डूबना उगना तो केवल आँखों का एक धोखा है। जैसे व्यक्ति की ज़िंदगी में यदि उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें उनका हमेशा क्या देना है, साथ जो है वो देना है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। इस त्रिवेणी में कवि ने मनुष्य को हर परिस्थिति का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि यदि मनुष्य चलते चलते कभी अचानक गिर जाता है तो वो खुद को संभालकर फिर उठकर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल जो है वो प्राप्त करनी है। तो जीवन में भी यदि तुम गिर जाते हो, अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाते हो, तो तुम्हें वहाँ कभी भी हार नहीं माननी है। उन परिस्थितियों का सामना करना है और फिर आगे बढ़ना है, क्योंकि चोट खाकर ही सीख मिलती है। जब इंसान कहीं चोट खाता है, गिरता है और उसको चोट लगती है, तभी उसको उस चोट का क्या होता है, एहसास होता है और फिर वो वैसी दोबारा गलती करने से क्या होता है, डरता है। तो चोट खाकर जब इंसान संभल जाता है तो उस चोट खाने के उपरांत उसको क्या मिलती है, एक सीख जो है वो प्राप्त होती है। इसलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है और हर परिस्थिति का समय के अनुसार क्या करना है, सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। यही हमारे जीवन की वास्तविकता है। तो प्रेरणा कविता के माध्यम से कवि त्रिपुरारी जी ने त्रिवेणी के माध्यम से जो हमें संदेश दिया है, उसके माध्यम से यह व्यक्त होता है कि किस तरह से मनुष्य जो है वो परिस्थिति के कारण अपनी जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना करता है और फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। कविता का अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।